जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का भारत जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि अशोक के शिलालेख में कौन सा भाषा प्रयुक्त है। पहला है संस्कृत, दूसरा प्राकृत, तीसरा पाली, चौथा है हिंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत। तो अशोक का जो शिलालेख है उसमें प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आपसे ये भी पूछता है कि अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है और यह जो है 8 अलग अलग जगहों से प्राप्त किए गए हैं। साथ ही ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अशोक के जो शिलालेख को सबसे पहले किसने और कब पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है पढ़ा गया था अशोक के शिलालेख को सबसे पहले। कब पढ़ा गया था। तो 1837 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अब इसमें जो है और एक चीज़ जो है जिसको आपको जानना ज़रूरी है कि अशोक का जो है कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है। इसका कार्यकाल 268 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक जो है अशोक का कार्यकाल का समय माना जाता है। ठीक है, इतना कम से कम पहला क्वेश्चन से आपको बातें याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। पहला है अशोक, दूसरा है चंद्रगुप्त, तीसरा है बिंदुसार, चौथा है कुणाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्कन पर विजय प्राप्त की गई थी और यह जानकारी जो है आपका तमिल ग्रंथ में मिलता है। किसमें। तमिल ग्रंथ में। अब उन तमिल ग्रंथों का नाम भी आपको बता देते हैं। तो एक का नाम क्या है, अहनामूर। क्या नाम है, अहनामूर। और दूसरा का नाम क्या है। तो दूसरा का नाम है आपका मुरनामुर। आसान नाम है, याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अशोक के अभिलेख से भी इस बात की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीवीआईपी क्वेश्चन, इसको जरूर से लिखिएगा। तो संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। पहला है नगर पालिका, दूसरा मकान किराया अधिनियम, तीसरा है पंचायती राज अधिनियम, चौथा सांसदों के वेतन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। इसको ध्यान से समझिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किसको जोड़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है और 11वीं अनुसूची में आपका क्या है। तो पंचायती राज अधिनियम है। ये क्लियर हो गया ये वाला। और इसके साथ जो है एक चीज़ और याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें किसको जोड़ा गया था। उसमें 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका है। इस तरह से आपको दोनों बात को याद रखना है, दोनों ही एक साथ हैं इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसका नहीं होता है। पहला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, दूसरा है भारत का अटॉर्नी जनरल, तीसरा है सोलिसिटर जनरल, चौथा है भारत के राष्ट्रपति का सचिव। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के सचिव को जो है लोकसभा के कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। अब यहाँ पर जो है लोकसभा की बात आया है तो लोकसभा जो है अनुच्छेद कितने में वर्णित है। अनुच्छेद आपका 81 में वर्णन किया गया है, कौन सा, लोकसभा। इसके अलावा आपको बता दें कि लोकसभा को जो है क्या कहा जाता है। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन। और ये भंग होता है, जबकि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं होता है। इतना याद रखना है। अब लोकसभा के जो है वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है। तो वर्तमान अध्यक्ष का नाम ओम बिरला है। क्या नाम है, ओम बिरला। आप लोग देखते होंगे इनको हमेशा टीवी में। और ओम बिरला का जो है संसदीय क्षेत्र का नाम क्या है, कोटा है। और कोटा की बात करेंगे तो ये कहाँ है। तो आपका राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। और राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है और एक चीज़ का जिक्र है तो बता देते हैं राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू। और इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये भारत के प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं। और ये जो है इससे पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। इतना आपको याद रखना है। अब जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बता देते हैं। तो उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, सीपी राधाकृष्णन। क्या नाम है, सीपी
राधा कृष्णन। और सीपी राधा कृष्णन भी जो है किस्मत से कहिए या इत्तेफाक से कहिए, ये भी झारखंड के ही राज्यपाल रह चुके हैं। तो दोनों के दोनों जो है वर्तमान में राष्ट्रपति हैं और दोनों के दोनों झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। पहला है 42वें संविधान संशोधन, दूसरा है 44वां संविधान संशोधन, तीसरा है 52वें संविधान संशोधन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन। ये आपको याद रखना है। और 42वें संविधान संशोधन क्या है आपका 1976 वाला है। ठीक है, 1976 42वें संविधान संशोधन में ये सामाजिक शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। इतना आपको याद रखना है। और किसके सिफारिश पर हुआ है तो बता दें, डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है आपका ये सब जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इतना आपको क्लियर करना है। ये भी आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सवालों का संग्रह कैसा है। बहुत ही वीवीआईपी क्वेश्चन लाए हैं और सभी क्षेत्र से मिला के लाए हैं। आपका इतिहास, भूगोल सब कुछ है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कहता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है। ये भी क्वेश्चन आपका वीवीआईपी है। पहला है जम्मू और कश्मीर राज्य, दूसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से, तीसरा है पंजाब और चंडीगढ़ राज्य से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राज्य से। तो देखिए अनुच्छेद 370 के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन इसको जो है अनुच्छेद 370 को जो है हटा दिया गया है। अब आप लोग जानना चाहिए कि कब हटाया है सर, तो 5 अगस्त को हटाया गया है। 5 अगस्त 2019 को इसे हटा दिया गया है और अभी जो है जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो ये जो है वर्तमान में 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में जो है भारत में 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 8 जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी है। तो अभी जो है अनुच्छेद 300 यानी कि धारा 370 को हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति रह चुके हैं। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। साथ ही ये 2 बार लगातार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये जो है आपका महत्वपूर्ण नाम है, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और 40 सवाल है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धैर्य से आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा तो बहुत सारा नॉलेज लेके जाइएगा। हो सके 2-4 क्वेश्चन यहीं से सेम टू सेम मिल भी जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था। 5 जून 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1920, चौथा 6 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 13 अप्रैल 1919। तो आपको बता दें कि 13 अप्रैल को जो है पंजाब के अमृतसर में कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा था? बैसाखी मनाया जा रहा था। अब इस दिन जो है छुट्टी के दिन होने के नाते सभी बड़े, बच्चे, बूढ़े, जवान जो है एक जगह इकट्ठे हुए थे। कहाँ पर इकट्ठा हुए थे? तो आपको बता दें जलियांवाला बाग में। क्यों इकट्ठा हुए थे? तो 1919 में जो है एक कानून भी आया था, रोल एक्ट, जिसको काला कानून भी बोलते हैं। काला कानून क्यों बोलते हैं रोल एक्ट को? क्योंकि इसको जो है इस कानून के तहत जो है किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसे जो है बेल लेने का भी अधिकार नहीं था। यानी कि ना अपील, ना दलील, ना वकील का कानून कौन था? रोल एक्ट। तो इसे काला कानून को जो है विरोध करने के लिए जो है आपका जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी और उस पर जो है जनरल डायर के द्वारा, किसके द्वारा? तो जनरल डायर के द्वारा जो है अंधाधुंध गोली चला दी जाती है। और ये बात कब की है? 13 अप्रैल 1919 की। और इसी घटना को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उसके बारे में और डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा और आप लोग बोर होइएगा और यहीं से जो है वीडियो बंद कर दीजिएगा। इसीलिए जो है शॉर्ट में बता के आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किसकी छत्रछाया में हुआ था? पहला एमर्सन गांधी समझौता, दूसरा है हेले गांधी समझौता, तीसरा है इरविन गांधी समझौता, चौथा है गांधी साइमन समझौता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इरविन गांधी समझौता के छत्रछाया में जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुआ था 7 सितंबर को। 7 सितंबर 1931 को जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और इसमें जो है कांग्रेस की एकमात्र प्रतिनिधि थी कौन? आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थी, इतनी आपको याद रखना है। बेसेंट, हाँ ठीक है, एनी बेसेंट इसमें भाग लिया था, कांग्रेस एकमात्र प्रतिनिधि, इतना आपको याद रहना है। और यह जो है यह सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, लेकिन ये बंद कब हो गया? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर 1931 को जो है सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के समाप्त हो जाता है। और इसको किसका जो है असफलता कारण माना जाता है? इरविन गांधी समझौता को जो है इसके असफलता का कारण माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी मित्र कौन थे? करीबी अंग्रेज मित्र होना चाहिए। पहला है थॉमस मूर, दूसरा है ए ओ ह्यूम, तीसरा है चार्ली एंड्रयूज, चौथा है विलियम बावेल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चार्ली एंड्रयूज। तो देखिए स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है चार्ली एंड्रयूज जो है महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे, ये आपका याद रखना है। यहाँ पर जो है एक नाम और है जिसको आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, ये नाम है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम के द्वारा जो है 28 दिसंबर, कब? 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है एक नाम आया है महात्मा गांधी, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे ही देते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो है हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ है? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो गुजरात राज्य में हुआ है। गुजरात के जो है पोरबंदर नामक स्थान में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु जो है आपका 30 जनवरी को हुआ है। कब हुआ है? 30 जनवरी 1948 को हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता क्या है? प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। पहला है जमुना लाल बजाज, दूसरा है सी राजगोपालचारी, तीसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बी, यानी कि सी राजगोपालचारी। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि भारत के प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पद ग्रहण किया था, तो इनका नाम हो जाएगा सी राजगोपालचारी, इतना आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो उसका नाम हो जाएगा आपका माउंटबेटन। कौन हो जाएगा? माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन हो जाएगा। लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालचारी की बात किया जाए तो ये ऐसे भारतीय थे जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, इतना आपको याद रखना है। और हम आपको एक्स्ट्रा में क्या बता रहे हैं, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड माउंटबेटन है। और उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो मार्च 1947 से लेके जून 1984 तक था। 84 बोलते हैं 1948 तक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है इसका कार्यकाल को थोड़ा सा अगर संशोधन आपको याद होगा तो बता दीजिएगा, हल्का हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक टेट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिनके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 बना था? पहला है लॉर्ड लिनलिथगो, दूसरा है जेम्स मैकडोनाल्ड, तीसरा है विंस्टन चर्चिल, चौथा है क्लेमेंट इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन।
क्वेश्चन नंबर 13 आपका कह रहा है कि यूएनओ चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, कहाँ पर? पहला है जिनेवा सम्मेलन, दूसरा है संत फ्रांसिस्को सम्मेलन, तीसरा है डमर्स्टन ऑक्ट सम्मेलन, चौथा है याल्टा सम्मेलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कहाँ चला जाता है, रुकता क्यों नहीं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत फ्रांसिस्को सम्मेलन में जो है यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। इतना आपको याद रखना है। और आपको बता दें इसमें जो यूएनओ के चार्टर में जो हस्ताक्षर हुआ था वो डेट क्या था, ये भी पूछता है, तो डेट बता देते हैं आपको, 26 जून था। ठीक है, 26 जून 1945 को इसमें जो है हस्ताक्षर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुआ था। और इसमें जो है आपको बता दें 51 राष्ट्रों ने इसमें जो है सहमति जताई थी। ये 51 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। और इस चार्टर में बोला जाए तो इस चार्टर में जो है 111 अनुच्छेद थे। कितने? 111 अनुच्छेद थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? पहला है दिसंबर 1989, दूसरा है अगस्त 1990, तीसरा है दिसंबर 1991, चौथा है जनवरी 1994। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगर तारीख पूछा जाए तो तारीख हो जाएगा आपका 26 दिसंबर। ठीक है, 26 दिसंबर 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो जैसे आप लोग रूस का नाम सुनते होंगे तो पहले जो है 91 से पहले रूस शब्द के पहले क्या लिखा हुआ मिलता है? सोवियत संघ रूस। लेकिन अब सिर्फ रूस का नाम रूस हो गया क्योंकि सोवियत संघ से उसका विघटन हो गया। सोवियत संघ को समझने के लिए आपको बता दें कि अभी जो है रूस क्या है, पूरे विश्व में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ये जानते हैं। लेकिन पहले जो उसमें और भी बहुत सारा हिस्सा शामिल था, लेकिन विघटन के बाद जो है रूस अलग हो गया है और अब रूस का नाम सिर्फ रूस रह गया है, सोवियत संघ रूस नहीं है। कब से? तो आपका तारीख है 26 दिसंबर 1991 से। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? पहला है दी हेग, दूसरा है जिनेवा, तीसरा है मॉस्को, चौथा है वाशिंगटन डीसी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दी हेग में है। कहाँ पर है? दी हेग में। अब ये जो दी हेग की बात करेंगे तो ये दी हेग की कौन सा देश में है? तो नीदरलैंड में है। कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड के दी हेग में जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इतना याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल 1946 को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई है। और इसमें जो है 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं। और कितने सालों के लिए चुने जाते हैं? तो 9 सालों के लिए चुने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला है आपका 15 मई 1964, दूसरा है 18 मई 1974, तीसरा है 11 मई 1975 और चौथा है 13 मई 1998। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 18 मई 1974 को जो है भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। और इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर किया गया था? तो आपको बता दें राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान की एक जगह है, उसका नाम क्या है? पोखरन। पोखरन पर जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। कब? 18 मई 1974 को। और इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद जो है अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जो है परमाणु परीक्षण किया जाता है। कब किया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय आपका 13 मई को, 13 मई 1998 को जो है इसी स्थान पर जो है परमाणु परीक्षण किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 16 महायान पदों की सूची उपलब्ध है किसमें? पहला है महाभारत में, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है छंदोग्य उपनिषद, चौथा है संयुक्त निकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में।
अब ये अंगुत्तर निकाय जो है इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है बौद्ध ग्रंथ से या बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो है कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे, ये आपको याद रखना है। और ये जो महाजनपद है इसमें किस प्रकार के राज हुआ करते थे? तो 2 प्रकार के राज थे। एक होता था आपका राजतंत्र और एक होता था गणतंत्र। तो 2 प्रकार के राज थे इस 16 गणराज में। चलिए, तो यह है आपका अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? पहला है ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, दूसरा है ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, तीसरा है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, चौथा है वन भूमि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को जो है सीता भूमि कहा गया है। किसमें? तो अर्थशास्त्र में। और अर्थशास्त्र आप जानते हैं अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र को लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? चाणक्य। इसी को कौटिल्य भी कहा जाता है, इसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। तो एक ही व्यक्ति का 3 नाम है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। और उनका जो किताब है कौन सा? अर्थशास्त्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को जो है क्या कहा गया है? तो आपका सीता भूमि कहा गया है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहाँ से? पहला है धोलावीरा, दूसरा है लोथल, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है आलमगीरपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा से। ठीक है, तो हड़प्पा स्थल जो धोलावीरा है उसमें एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, धोलावीरा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुगल काल में मदद ए मास क्या था? पहला है चुंगी कर, दूसरा है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदित भूमि, तीसरा है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, चौथा है बुनाई कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व से मुक्त अनुदित भूमि को ही क्या कहा जाता है? मदद ए मास कहा जाता है। ठीक है, किसको दिया जाता था? विद्वानों को। और राजस्व मुक्त मतलब उससे टैक्स नहीं लिया जाता था उस जमीन से, उसी जमीन को ही क्या कहा जाता है? मदद ए मास कहा जाता है। विद्वान को दे दिए हैं और उस जमीन के बदले वहाँ पर टैक्स भी नहीं लेंगे, यानी कि टैक्स फ्री जमीन जो विद्वानों को दिया गया है उसी को जो है मुगल काल में मदद ए मास कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? देखिए, इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आ गया, हम लोग इतिहास देखे, राजनीति देखे, अब इकोनॉमिक्स में आ गए। तो हम बोले थे आप लोगों को जो है 40 प्रश्न लेके आए हैं और बहुत सारे चैप्टरों से सम्मिलित लाए हैं। हो सके यहाँ से जो है 3-4 क्वेश्चन सीधे आपके एग्जाम में हूबहू भी देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? पहला है सड़कें, दूसरा है रेलवे, तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य, चौथा है ऊर्जा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य आर्थिक संरचना में नहीं आता है। बाकी आपका सड़कें है, रेलवे है, ऊर्जा है, इसके अलावा आपका परिवहन है, इसके अलावा आपका कौन आ जाएगा? दूरसंचार है, दूरसंचार और आर्थिक, ये दूरसंचार ये सब क्या है? आपका आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत आता है। लेकिन आपका शिक्षा और स्वास्थ्य जो है आपका आर्थिक अधिसंरचना के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है? पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है दूरसंचार, चौथा है आवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दूरसंचार को जो है सामाजिक अधिसंरचना में शामिल नहीं किया जाता है। सामाजिक अधिसंरचना में कौन कौन आ जाता है? आपका शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य आएगा, आवास आएगा, ये सब क्या है? आपका सामाजिक अधिसंरचना में है। और दूरसंचार को तो हम बताए थे किस में आएगा? ये आपका किस में आएगा? इससे पहले बताए थे आर्थिक अधिसंरचना में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि भारत में कोर उद्योग क्या है। तो कोर उद्योग आप लोग को समझना होगा। पहला है विद्युत, दूसरा है कोयला, तीसरा है पेट्रोलियम पदार्थ, चौथा इनमें सभी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ ये सभी के सभी कोर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है। पहला है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है बिहार, चौथा है हरियाणा। अन्य राज्यों से नहीं जुड़ी है कि अन्य देशों से नहीं जुड़ी है। अच्छा, अन्य देशों से। पहला है राजस्थान, दूसरा पंजाब, तीसरा बिहार, चौथा हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। अब अगर हम लोग बात करेंगे राजस्थान की, तो राजस्थान जो है किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान का बॉर्डर बनता है कहाँ, राजस्थान में। पंजाब की भी बात करेंगे तो पंजाब जो है ये भी आपका पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो बिहार भी तो किसी के साथ जुड़ा है, किसके साथ, नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है। लेकिन हरियाणा जो है किसी भी देश के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है। पहला है इंदिरा गांधी, दूसरा है राजीव गांधी, तीसरा महात्मा गांधी और चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है। अगर राजीव गांधी का समाधि स्थल पूछा जाता तो राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो वीर भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वीर भूमि कहा जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो राजघाट कहा जाता है, राजघाट, ये याद रखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांति वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शांति वन कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है और ये भी आपका VVIP में से में क्वेश्चन है। इसके अलावा दो और नाम बता देते हैं, उनके बारे में भी जान लीजिए। तो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, ये भी पूछता है, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, तो किसान घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसान घाट कहा जाता है। इसके अलावा और एक नाम आपको बता दें जो पूछता है हमेशा, कि लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के जो है समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है विजय घाट। क्या कहा जाता है, विजय घाट कहा जाता है। तो ये जो है आपका VVIP में से में है क्वेश्चन, इसको जरूर से लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। पहला है मगध, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है समस्तीपुर, चौथा है राजगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता की बात किया जाए तो मोगलीपुत्र तिस्म ने की थी। किसने, मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र तिस्म ने इसकी अध्यक्षता की थी। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। आज जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी परेशान किया है हमको, जिसके कारण जो है ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। लेकिन हम भी जिद्दी ठहरे, बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसके बाद हम फिर से करेंगे अभी झारखंड जीके का क्लास रिकॉर्ड। तो आप लोग इसको देखिए, उसके बाद झारखंड जीके क्लास भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। पहला है सातवाहन, दूसरा है कुषाण, तीसरा है कण्व, चौथा है गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कण्व वंश। शुंग वंश के अगर बात किया जाए तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। अब इसको जो है थोड़ा सा और आपको समझा दें, तो शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था देवभूति। शुंग वंश के अंतिम शासक का नाम है देवभूति। अब उसका जो है हत्या कर देने के बाद जो है कण्व वंश की स्थापना होता है। और उसकी स्थापना कौन करता है, तो उसकी स्थापना अमात्य वासुदेव करता है। कौन, अमात्य। ये शुंग वंश के अंतिम शासक हैं देवभूति। अब इनका जो है हत्या कौन कर देता है, अमात्य वासुदेव कर देता है। उसके बाद जो है कण्व वंश की स्थापना करता है, या कण्व वंश यहाँ पर शासन करता है। इतना याद रखना है। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? पहला है बाणभट्ट, दूसरा है चंद्र बरदाई, तीसरा है हरिसेन, चौथा है कालिदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कालिदास ने लिखा है आपका कुमार संभव नामक महाकाव्य। इसके अलावा कालिदास और कौन कौन सा किताब लिखे हैं? तो कालिदास के द्वारा बहुत सारा किताब लिखा गया है, जिसे मेघदूत लिखा गया है। इसके बारे में भी पूछता है, मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास की रचना है। इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी किसकी रचना है? तो ये भी आपका कालिदास की रचना है। इसके अलावा और भी बहुत सारा है रचना, और एक दो नाम बताते हैं। मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्निमित्रम, ये भी किसका है? तो ये भी आपका कालिदास का ही है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो है आपका कालिदास, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? पहला है आर्थिक जीवन, दूसरा है राजनीतिक नीतियाँ, तीसरा है धार्मिक जीवन, चौथा है सामाजिक जीवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियाँ पर। नाम से अर्थशास्त्र से लगता है कि यह इकोनॉमिक्स पर आधारित होगा, लेकिन नहीं, यह राजनीति पर आधारित है। किस पर? राजनीति पर आधारित। और कौटिल्य ने लिखा है इस अर्थशास्त्र को। और कौटिल्य का और नाम क्या है? तो इसका नाम है विष्णुगुप्त। कहीं पर इनका नाम विष्णुगुप्त भी मिलता है। क्या? विष्णुगुप्त। और कहीं पर इनका नाम जो है चाणक्य भी मिलेगा। क्या मिलेगा? चाणक्य। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि तैमूर का आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? पहला है लोदी वंश, दूसरा है सैयद वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है खिलजी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सैयद वंश। ठीक है, तैमूर का आक्रमण के बाद जो है भारत में सैयद वंश की स्थापना होता है। लेकिन इसको थोड़ा सा आपको बता दें, तो तैमूर का भारत पर आक्रमण कब होता है? तो तैमूर का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में होता है। कब? 1398 में होता है। उस समय जो है कौन सा शासन चल रहा था भारत में? तो तुगलक वंश का शासन चल रहा था। तुगलक वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद जो है तैमूर का आक्रमण के बाद जो है भारत में सैयद वंश का शासन चल रहा था। इतना याद रखना है। और आक्रमण के समय तुगलक वंश का। और आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? पहला है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक दासों का बहुत शौकीन था। उसके दासों की संख्या लगभग 1,80,000 थी। कितना? 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 जो है उनके दासों की संख्या थी, जिनकी देखभाल के लिए अलग विभाग, अलग अधिकारी की भी नियुक्ति किया गया था। तो हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? पहला है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा है फिरोज तुगलक, चौथा है शेरशाह सूरी। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। ठीक है, तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक रोजगार का दफ्तर स्थापित किया था, जो बेरोजगार व्यक्तियों को काम दिलाने का काम करता था। ठीक है, और उन्हें आर्थिक सहायता भी देता था। तो हो जाएगा आपका फिरोज तुगलक। चलिए, इससे पहले भी आपका उत्तर क्या था? फिरोज तुगलक। उसको जो है बहुत सारा नौकर नौकरानी का शौक भी था रखने का। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? पहला मीर तकी मीर, दूसरा है जोग, तीसरा है गालिब, चौथा है इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा गालिब। इसका पूरा नाम क्या है? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो है 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी था। कौन? आपका मिर्जा गालिब। और मिर्जा गालिब की मृत्यु कब हुई थी? तो मिर्जा गालिब की मृत्यु 1869 में हुई थी। ठीक है, तो 1857 विद्रोह हुआ था, उसको देखा था कौन? आपका मिर्जा गालिब। और मिर्जा गालिब कौन है? उर्दू कवि हैं। इतना आपको याद रखना है।
1857 के विद्रोह के बारे में हम आपको क्या बताते हैं, तो झारखंड जी के हम बताते हैं कि झारखंड में ये सबसे पहले शुरू 12 जून 1857 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो रोहनी गांव में हुआ था। अब रोहनी गांव कहाँ है, तो रोहनी गांव आपका देवघर में है, यही बताते हैं आप लोग को। और देवघर कब बना है जिला, 1983 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। पहला है मौलवी अहमदुल्ला शाह, दूसरा है मौलवी इंद्र अब्दुल्ला, तीसरा है मौलाना फाजिल खैराबादी, चौथा है नवाब लियाकत अली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। देखिए नाम इतना कठिन है ना, कह नहीं पाते हैं। क्या नाम लिखा है, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो आपको बता दें कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन बन गया था कौन, आपका मौलवी अहमदुल्ला शाह। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। पहला है मोहम्मद रजा खान, दूसरा है सिताब राय, तीसरा है राजा राय दुर्लभ, चौथा है सैयद गुलाम हुसैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। ये नाम सब जो है कठिन है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से वीवीआईपी है और इतिहास का चैप्टर है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। टोटल 40 क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो नाइस क्लास सर बी कंटिन्यू लिखिएगा, तो हम कल फिर से जो है 40 सवाल वाला क्लास लेके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। पहला अरविंद घोष, दूसरा है दादा भाई नौरोजी, तीसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, चौथा है एस.एन. बनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गरम दल का नेता कौन है, तो आपका अरविंद घोष है। और बाकी ये तीनों जो है आपका क्या है, नरम दल से संबंधित हैं। क्या है, नरम दल से संबंधित व्यक्ति हैं। तो आप सभी जानते हैं कि 1907 में, ठीक है, 1907 में जो है क्या है, कांग्रेस जो है दो दलों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। उसमें जो है गरम दल के सदस्य कौन है, आपके अरविंद घोष, और ये तीनों के तीनों आपके नरम दल से संबंधित व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। पहला है नाइजर, दूसरा है कांगो, तीसरा है नील, चौथा है गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कांगो। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति आपका कौन है, पिग्मी है, और पिग्मी जो है आपका कांगो नदी घाटी में पाई जाती है। चलिए गंगा के बारे में आपको क्या बताते हैं कि झारखंड में एकमात्र जिला है आपका साहेबगंज जिला, जहाँ पर जो है क्या है, तो गंगा नदी बहती है, और साहेबगंज जिला 1983 में बना है, यही तो आपको बताते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। पहला अमेरिका, दूसरा नॉर्वे, तीसरा स्वीडन, चौथा है कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा जो है मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सा है। पहला है गन्ना, दूसरा है जूट, तीसरा है गेहूं, चौथा है मूंगफली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली। शुष्क भूमि के लिए जो है सबसे उचित फसल आपका मूंगफली है। मूंगफली में दाना नहीं, हम तेरे नाना नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। पहला है आपका 28 किलोमीटर, दूसरा है 59 किलोमीटर, तीसरा है आपका 69 किलोमीटर और चौथा है 79 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है 28 किलोमीटर। लगभग ये आपको बता दें कि 27.9 किलोमीटर की दूरी जो है तय करता है, लेकिन लगभग मान लीजिए 28 किलोमीटर। आपको ये भी जानना होगा कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर जब घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति की जो है परिणाम स्वरूप क्या होता है, दिन और रात होता है। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। इतना आप लोग जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति के परिणाम स्वरूप दिन और रात होता है, और वह 24 घंटे में एक चक्कर घूम लेती है। साथ में ये भी जानना है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है।
सूर्य के चारों ओर घूमती है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको परिक्रमण गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिक्रमण गति। और परिक्रमण गति के परिणाम स्वरूप ही क्या बदलते हैं, मौसम बदलते हैं। और 365 दिन में, ठीक है, 365 या 366 दिन में जो है पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगा लेती है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बोला है क्या, प्रति मिनट, तो हो जाएगा 28 किलोमीटर। तो ये था आप लोग के लिए क्लास, काफ़ी शिद्दत से लाने का प्रयास किए। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर मेरे लिए क्या होता है, टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का अभाव है, ऊपर से जो है हम अभी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, तो होता क्या है कि नेटवर्क ठीक नहीं होने के कारण जो है लाइव नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन बहुत मन है कि लाइव आके पढ़ाएँ और आप लोग के सवालों का भी जवाब दें। लेकिन ये जो है ऑफलाइन जो क्लास रिकॉर्ड करके डालते हैं, ये भी लाइव के समान है। आप लोग मेरा उत्तर बताने से पहले ये आप लोग क्या कीजिए, टिक मारिए, तो पता चल जाएगा, लाइव जैसे ही लगेगा। ठीक है, चलिए। और जैसे भी सब कुछ ठीक स्थिति रहेगा तो लाइव क्लास आज ना कल तो आप लोगों से हम लेंगे ही लेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।